हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसको स्टार्ट करेंगे आज। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज फॉर 40 मार्क्स, सब्जेक्टिव पेपर है, यू ऑल नो दैट। इसमें से बाकी का पार्ट हमारा एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 60 मार्क्स का। तो ये जो 40 मार्क्स हैं इसमें से हमारा मेजर पोर्शन इस थियोरी पार्ट, बहुत कम इसमें से प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे कि हमारा जो चैप्टर 1 की फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। ऐसे ही आगे के चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर्स में हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट है। अदरवाइज मेजर पोर्शन इज थियोरी। मेजर पोर्शन हमारा थ्योरी होने से थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पूरा जो सब्जेक्ट है उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम नाम सुना सुना सा लगता है, क्यों? क्योंकि हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में पढ़ के आए हैं नेशनल इनकम को। बहुत से लोगों को कुछ कुछ याद भी होगा, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम हो गया है 12th को, तो लगता नहीं है कि बहुत कुछ याद होगा, बट थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा जब आप लोग पढ़ोगे इसको, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है उसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट हमने 12th में पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट यूनिट है बेसिकली। तो कैलकुलेशन है क्योंकि उसमें नेशनल इनकम की, और वो हमने 12th में बहुत ज्यादा रिगरसली हम लोग करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है हमारे 12th के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के, तो इसीलिए थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो उसमें मेथड्स हैं तीनों हमारे, जो हमने आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, वो भी है हमारे इस फर्स्ट यूनिट में। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इन द स्टार्टिंग दे हैव टोल्ड अस यूनिट ओवरव्यू, इस यूनिट में क्या क्या आएगा। पहली चीज ही हमें बता रहे हैं कि इसमें हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन दे आर सेइंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में नेशनल इनकम के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंपटीशन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद हमारा कुछ पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है हमारा, इसमें सब्जेक्ट में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है। तो बहुत सारी चीजें कंप्राइज करके ये सब्जेक्ट बनाया है, जिससे जो सीएज हैं उनको वो बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज इकोनॉमिक्स के बारे में भी दी जाए, क्योंकि सिनेरियोज चेंजिंग, तो हमें बहुत सारी चीजें और भी पता होनी चाहिए एक्सेप्ट अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको सिर्फ अकाउंट्स पता है तो इट्स एनफ, तो यू मस्ट नो एवरीथिंग एल्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आते हैं फर्स्ट बैक अपने फर्स्ट यूनिट पे। इंट्रोडक्शन में दिया है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट, just as there are accounting conventions आप लोग पढ़ते हैं which measure the performance of business, there are conventions for measuring and analyzing the economic performance of a nation। तो basically हमारा जो नेशन है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें से एक पार्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो हमें दिया नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट साइमन किजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन ने। नेशनल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट, अभी हमने बात की कि मैक्रो इकोनॉमी से आया है। बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मैक्रो डील्स विद ओवरऑल इकोनॉमी। तो ओवरऑल इकोनॉमी के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब नेशनल इनकम नाम है तो इसका मतलब, नेशनल इनकम का मतलब पूरे नेशन की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज इन पूरा जो हम नेशन है उसका कॉन्सेप्ट है हमारा। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग अगेन दे आर सेइंग इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट forming the basis of modern macroeconomic analysis and provides detailed measures of the value and composition of national output and incomes generated in the production of that output। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कितना जनरेट हो रही है इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी है, नेक्स्ट is defined as the net value of all economic goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income from abroad, that's it। इतनी definition, ये हमारी पूरी definition है।
जो हमें बता रही है कि है क्या नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है कि जो भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर, वो सब जब हमने उनकी नेट वैल्यू देखी है तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो दो चीजें हैं ये हम इनके बारे में बात करते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक तो हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है, हमारा जो मैप है अगर हम देखें तो उसके अंदर का एरिया जो है दैट कम्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अलावा बहुत सारी और भी एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारे पास राइट्स हैं बिजनेस करने के, तो वो भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो यानी कि इंडिया के पास जहां जहां बिजनेस करने के राइट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस जहां भी हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो वैल्यू है मनी के टर्म्स में जब हमने फाइंड आउट करी, दैट इज नेशनल इनकम। प्लस बोल रहे हैं लास्ट में प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने अब्रॉड में भी कुछ अर्न किया है, जो पैसा इंडिया में आ रहा है तो उसको भी हम एड अप कर रहे हैं नेशनल इनकम में। तो हमारे नेशन की इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है? एक तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि जहां पे भी हमें राइट्स हैं पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस करने के, वहां से आ रही है, प्लस आउटसाइड इंडिया से भी जो हमारे इनकम आ रही है बाहर से इंडिया से, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगी क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है। तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर जहां भी इनकम अर्न करी है वो सारी जब एडअप हो जाएगी दैट इज नेशनल इनकम। आगे एक और डेफिनेशन हमें दी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी पढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब क्या बोल रहे हैं? फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो मैं अभी अभी बोल रही थी। तो जो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, टैक्स में आपने बहुत सारी नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी, दैट डेफिनेशन अप्लाइज हियर। तो वो ही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट चेक करने के लिए। अब नॉर्मल रेजिडेंट जो है उन सबकी टोटल फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम अर्न की है। इकोनॉमिक्स में हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन चारों ने कुछ ना कुछ इनकम अर्न की है। तो लैंड के ऊपर हमें मिला रेंट which we can see here, ये लिखा। उसके बाद लेबर, वेजेस, देन कैपिटल, इंटरेस्ट एंड देन एंटरप्रेन्योर ने अर्न किया प्रॉफिट। तो ये जो हमारी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, एडअप करके कंप्राइजेस ऑफ नेशनल इनकम। तो पूरी एडअप करके नेशनल इनकम पता चलती है हमें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है नेशनल इनकम होती क्या है। आगे चलते हैं। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस यानी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होगा। तो नेशनल इनकम जब हमने फाइंड आउट कर ली और हमने पता लगा लिया कि कितनी फैक्टर इनकम अर्न की है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, जब हमें पता चल गया तो हम उसका क्या यूज कर सकते हैं। देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम हर साल नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो इट इज अ मेजर ऑफ नोइंग कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है। तो अगर हमें हर साल पता चल रहा है तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने पिछले साल के मुकाबले कैसा इस साल परफॉर्म किया। तो एक तो हम खुद से कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरा दूसरी इकोनॉमी से कंपैरिजन कर सकते हैं। अपनी नेशनल इनकम के बेसिस पे जब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं नेशनल इनकम के बेसिस पे कि जो नेशनल इनकम अर्न की है उसके बेसिस पे हम देखें कि इक्वालिटी कितनी है हमारी इकोनॉमी में। ऑन एन एवरेज हम ये निकाल सकते हैं ऑन एन एवरेज पर पर्सन की इनकम कितनी है, क्योंकि अगर नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से हमें पता चल जाएगा पर पर्सन की इनकम क्या है, तो हम वहां पे इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स की। आगे हमें और सारे पॉइंट्स दिए हुए, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। First point, it says national income accounts provide a comprehensive conceptual and accounting framework for analyzing and evaluating the short-term performance of an economy. तो इकोनॉमी की short-term performance को हम बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर हम हर साल नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। The level of national income indicates the level of economic activity,
and economic development as well as aggregate demand for goods and services of a country. तो ये सारी बातें, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ हमारी इकोनॉमी में, हम पता लगा सकते हैं नेशनल इनकम निकाल के. सेकेंड यूजफुलनेस, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम determines the pattern of demand for goods and services and enables business to forecast the future demand for their products. अब हमने नेशनल इनकम निकाल ली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देख लिया कि कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है नेशनल इनकम अलग अलग सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी में. तो अलग अलग सेक्टर से कितनी कितनी नेशनल इनकम आ रही है हमें पता चल गया. तो जो बिजनेस कर रहा है उसको हेल्प मिल सकती है, बोल रहे हैं enables businesses to forecast the future demand for their products. उनके प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है. जब कोई अर्न करेगा इनकम तभी तो वो उसे खर्च कर पाएगा. जब हमारे पास कुछ पैसे होंगे तभी तो हम उसे खर्च कर पाएंगे. तो अगर हमें पता चल गया है कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा नेशनल इनकम हमारी, जो हम कहते हैं कि ज्यादा नेशनल इनकम हमारी एक तरीके से कंसंट्रेटेड है हम कह सकते हैं. तो जो हमारे एरियाज हैं अलग अलग, अगर हमें पता चलता है उससे कि पैटर्न क्या है अलग अलग एरियाज में नेशनल इनकम का, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अबाउट आवर फ्यूचर स्टेप्स. तो फ्यूचर में बिजनेसेस को हेल्प मिलेगी इस बात से कि वो किस एरियाज में ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएं, ये पता लगा सकते हैं. डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट की, ये पता लगा सकते हैं. तो वो हेल्प करेगी बिजनेसेस को. नेक्स्ट, economic welfare depends on to a considerable extent on the magnitude and distribution of national income, size of per capita income and the growth of these over time. इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, हमारी इकोनॉमी का जो वेलफेयर है उसे मेजर करने में नेशनल इनकम का हाथ है बहुत बड़ा. क्योंकि अगर हमने निकाल लिया कि हमारी इकोनॉमी के पास, हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं उनकी टोटल इनकम एक तरीके से वो कितनी है, पूरे नेशन की इनकम कितनी है, ये फाइंड आउट कर लिया, तो उससे हम और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसमें यूज कर सकते हैं. अलग अलग फॉर्मूलाज लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी के वेलफेयर के बारे में पता लगा सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की कितनी इनकम है, एंड द ग्रोथ ऑफ दीज ओवर टाइम, और कितनी बढ़ रही है एवरी ईयर, कंपेरिजन कर सकते हैं हम. Next, the estimates of national income show the composition and structure of national income in terms of different sectors of the economy. Different sectors कौन से? 3 sectors होते हैं, primary, secondary, tertiary sectors. प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे बेसिकली इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. देन सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करके उसे प्रोसेसिंग करके प्रोडक्शन कर रहे हैं. जैसे सपोज हम ये माने कि प्राइमरी सेक्टर से वुड आया और सेकेंडरी सेक्टर ने उसे फर्नीचर में चेंज कर दिया, ठीक है. उसको चेंज करने में या प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर तक अपना सामान पहुंचाने में बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर विच इज सर्विसेज सेक्टर. तो ये 3 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में. तो बोल रहे हैं द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम शो द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द पीरियोडिकल वेरिएशंस इन देम, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बार बार, एंड द ब्रॉड सेक्टोरल शिफ्ट इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम. अब सेक्टोरल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो ज्यादा कौन से सेक्टर से आ रही है. हर साल हम कंपैरिजन करेंगे, हर साल हम फाइंड आउट करेंगे. तो बता दूं कि इंडिया में जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. जो हमारा इनकम का मेजर पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, इंडिया का, दैट कम्स फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर नाउ. ऑल्दो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ पे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि गरीब लोग बहुत हैं, रूरल एरियाज ज्यादा हैं, तो वो लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. तो लोग ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, पर हमारा इनकम जो है वो बढ़ रही कहाँ से है? सर्विसेज सेक्टर से धीरे धीरे ज्यादा बढ़ती जा रही है. तो बोल रहे हैं कि सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू मेक टेम्पोरल एंड स्पेशियल कंपेरिजन्स ऑफ द ट्रेंड एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. अगेन वही पॉइंट दोबारा से कि हमारी इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्टडी कर सकते हैं इन चीजों के बेसिस पे. The government can fix various sector-specific development targets for different sectors of the economy and formulate suitable development plans and policies to increase growth rates.
तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट इन्हें यूज करेगी, सारे जो डाटा है नेशनल इनकम से रिलेटेड, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, और देखेगी कि कहाँ किस चीज की जरूरत है और उस बेसिस पे पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट। National income statistics also provide a quantitative basis for macroeconomic modeling and analysis, for assessing and choosing economic policies, and for objective statement as well as evaluation of government's economic policies. अब पॉलिसीज बना भी सकते हैं और पॉलिसीज से क्या फायदा हुआ ये भी तो हम जज कर सकते हैं आगे जाके उससे। These figures often influence popular and political judgments about the relative success of economic प्रोग्राम्स। तो जो भी प्रोग्राम्स हुए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई वो कहाँ तक कितनी सक्सेसफुल रही, क्योंकि हमने हर साल एस्टिमेट्स निकाले हैं और हमें पता चल जाएगा कि जो हमने लास्ट ईयर किया उससे इस साल क्या फायदा हुआ, क्या चेंजेस आए। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स throw light on economic distribution and the possible inequality in the distribution among different categories of income earners. It is also possible to make comparisons of structural statistics such as ratios of investment, taxes, government expenditure to GDP. तो बोल रहे हैं कंपैरिजन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिक्स का, रेशियोज किसकी, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की रेशो जीडीपी के साथ। National income estimates throw light on income distribution and the possible inequality in the distribution among different categories of income earners. अलग अलग लोगों में कितनी inequality है, इनकम कहाँ से ज्यादा आ रही है, कहाँ से कम आ रही है, तो वो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। और फिर उन एरियाज में गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आ सकती है, जैसे अगर हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि रूरल एरियाज में जो है लोगों के पास कम इनकम है और अर्बन एरियाज में लोगों के पास ज्यादा इनकम है। इनफैक्ट जो रिचर सेक्शन है उनके पास ज्यादा इनकम कंसेंट्रेटेड है और पुअर सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में छोटा सा रिचर सेक्शन है, बहुत बड़ा पुअर सेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो है नहीं, ऑब्वियसली वी नो दैट। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो ये इन एस्टिमेट से ही पता चल रहा है हमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन एस्टिमेट्स के हेल्प से अब हम इन चीजों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे लोगों को ज्यादा इनकम की जरूरत है, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट शिफ्टिंग कर सकती है। शिफ्टिंग कैसे, रिचर सेक्शन से पैसा पूरे सेक्शन के पास कैसे जाएगा पैसा, गवर्नमेंट उनसे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा पेनल्टीज, टैक्सेस, ये सब कुछ ज्यादा लगाएगी, वहां से पैसा उठाएगी और सर्विसेज या फिर हेल्प किसे प्रोवाइड करेगी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है पैसा, गवर्नमेंट अपर सेक्शन यानी कि रिचर सेक्शन से उठा रही है पैसा और कहाँ दे रही है, पुअर सेक्शन को। तो ये रीएलोकेशन का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट को ये सब जो एस्टिमेट्स हैं ये हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि कहाँ जरूरत है और कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है, इनइक्वालिटी के बारे में। इंटरनेशनल कंपैरिजंस, इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं हम, लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर कर सकते हैं, इनकम्स कंपेयर कर सकते हैं, इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर लोन्स एज or other funds or conditions under which such loans and or funds are made available. National income data are also useful to determine the share of nation's contribution to various international bodies. हमारे क्या contributions हैं international bodies में. Then combined with financial and monetary data, national income data provides a guide to make policies for growth and inflation. तो in short हम ये सारे जो points पढ़ रहे हैं इसमें हम यही देख रहे हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंपैरिजंस करने में हेल्प करती है खुद से और इंटरनेशनली। दूसरा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है, इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कितना इनकम का वो फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट, नेशनल इनकम और अ रेलेवेंट कंपोनेंट ऑफ इट इज एन इंडिस्पेंसिबल वेरिएबल, यानी कि विच कैन नॉट बी लेफ्ट considered in economic forecasting and to make projections about the future development trends of the economy. आगे क्या होगा हमारी इकोनॉमी में फ्यूचर में वो भी हम इन ट्रेंड्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आगे जाके what we will be doing. So this is all the usefulness about the national income estimates. तो इसीलिए हम national income के estimates निकाल रहे हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि ये सारी चीजें हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और आगे क्या होगा फ्यूचर के बारे में भी डिसाइड करने के लिए।